हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक है अंग विकास, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि भ्रूण के जनन स्तर का भविष्य, अर्थात प्राथमिक जो भ्रूण स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उन सभी स्तरों से कौन कौन से अंग का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा सकर्मता एवं प्लासेंटा का निर्माण, यानी प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान सभी अवस्थाओं, सभी वीक या मंथ में क्या क्या भ्रूण की स्थिति होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लासेंटा का निर्माण किन किन संरचनाओं से मिलकर के होता है, अम्बिलाइकल कार्ड क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। प्लासेंटा का कार्य विशेष रूप से क्या है, वह भ्रूण जो डेवलप हो रहा है उसका विकास कैसे होता है, ये ट्विंस जुड़वा बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी स्थिति के बारे में समझेंगे। विशेष रूप से कई अवस्थाएं इस डिफरेंट फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे किन किन अवस्थाओं से कितने वीक के एम्ब्रियो, कितने हफ्ते के भ्रूण की क्या स्थिति होती है, और जो भ्रूण के चारों तरफ एक तरल द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, किस झिल्ली के द्वारा घिरा होता है भ्रूण, इसके बारे में समझेंगे। ये देखिए, शुरुआती भ्रूण 7 वीक का, 7 हफ्ते का। इस तरह से अनेक चित्रों के माध्यम से आप विकसित होते भ्रूण, डेवलपिंग एम्ब्रियो का अध्ययन कर पाएंगे कि कैसे। ये देखिए, सबसे लोवेस्ट 5th वीक, 5वें हफ्ते का ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। और इस फिगर में सभी वीक, 39 वीक, 4 वीक, चौथे हफ्ते से लेके 39 हफ्ते तक डिफरेंट फिगर के माध्यम से समझेंगे। इस फिगर में आप पहले महीने, प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर के 9वें महीने तक क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या इनके संरचना, आकार, स्थिति होती है, इसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है वो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा को हिंदी में अपरा या आंवल कहते हैं। इसका कार्य क्या है, इसको आप समझ पाएंगे और परीक्षा में मुझे उम्मीद है इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, 2 फिगर के माध्यम से इसको हम बताएंगे। कैसे गर्भाशय की दीवार से डेवलपिंग एम्ब्रियो अटैच होता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो इसको पोषण का काम करती हैं, एम्ब्रियो को पोषण, एम्ब्रियो का विकास किन किन संरचनाओं के द्वारा होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, ये भी एक फिगर है, इसके माध्यम से हम आपको डिफरेंट फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से अंग का विकास होता है अलग अलग स्तरों से, एक्टोडर्म से किस अंग का निर्माण होता है, मेसोडर्म से किस स्तर का निर्माण होता है, एंडोडर्म से, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने बताया था भ्रूण के जनन स्तर का भविष्य, एक्टोडर्म का भविष्य आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये एक्टोडर्म का भविष्य, ये मेसोडर्म का भविष्य, ये एंडोडर्म का भविष्य। भविष्य का मतलब कि एक्टोडर्म स्तर, जो प्रारंभिक भ्रूण स्तर है एक्टोडर्म, उससे कौन कौन से अंग का उत्पत्ति होती है, कौन कौन से अंग का विकास होता है। यहाँ पर देखिए, मेसोडर्म से विशेष रूप से हृदय, किडनी, यहाँ पर एक्टोडर्म से आँखें हैं, ग्रंथियाँ हैं, लाल ग्रंथियाँ हैं, त्वचा की ग्रंथियाँ हैं, तंत्रिका तंत्र है, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है, मास्टर ग्रंथि, ये सब एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से विशेष रूप से हृदय, वृक्क, दांत और ब्लड सेल्स, रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, ये सब इससे बनते हैं। एंडोडर्म से अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियाँ, फेफड़े का निर्माण, ये सब बनते हैं, आहार नाल वगैरह बनते हैं। ये हमने आपको पिछले टॉपिक में बता दिया था। आज उसके आगे का है अंग विकास। तो अंग विकास में आप देखिए कि कौन कौन से अंगों का निर्माण हो रहा है। अंग विकास किसे कहते हैं, ये पहले समझ लीजिए। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन मतलब अंग और जेनेसिस मतलब उत्पत्ति होना, निर्माण होना, रचना होना। अंग का निर्माण, रचना, उत्पत्ति या अंग विकास कह सकते हैं। गैस्ट्रुला भवन
हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि मोरुला, आज एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मोरुला वह अवस्था है जो कि ओवुलेशन के बाद जब अंडाणु का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उसमें 4 विभाजन, समसूत्री विभाजन होते हैं। जानते हैं कि एक समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। 1 पेरेंट्स, मातृ कोशिका से, मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इस तरह से 4 समसूत्री विभाजन होगा, तो इस तरह से 4 समसूत्री विभाजन 16 कोशिकाएँ बन जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए है, ये ओवम है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसमें इस तरह से एक विभाजन हो गया, 2 बन गया, 4 हो गया। अब इस 4 में 2 विभाजन हो गया, अब इन चारों में भी फिर एक विभाजन होगा एक दूसरे साइड से, तो इस तरह से बन जाएंगे 8, और फिर उसमें एक बार विभाजन होगा तो बन जाएंगे 16। यानी कि इस तरह से 16 मान लीजिए कि बन जाते हैं अगर, ठीक है। ये मान लो ये पूरी तरह से 16 कोशिकाओं का बन गया। ये पूरा सॉलिड होता है। क्या होता है? ये पूरा का पूरा भरा होता है, सॉलिड। ये सॉलिड अवस्था जो है भ्रूण की, ये होती है मोरुला अवस्था। ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की दीवार में आकर के अटैच हो जाती है। ये मोरुला अवस्था है, ये हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद ब्लास्टुला अवस्था ये होती है, जैसे गर्भाशय की दीवार में अटैच होती है तो गर्भाशयी तरल स्राव, जिसे हम यूट्रिन मिल्क कहते हैं, गर्भाशयी दुग्ध, वो इसमें इसकी जोना पेलुसिडा लेयर से रिस करके अंदर जाती है और जो स्थान होता है उसमें भरने लगता है। तो जितनी सारी 16 कोशिकाएं होती हैं वो 16 कोशिकाएं एक तरफ, ठीक, एक तरफ इकट्ठा हो जाती हैं और पूरा का पूरा ये जो खाली स्थान है, ये इसमें जो है कि तरल द्रव भर जाता है, खाली स्थान हो जाता है। तो ये हो जाता है ब्लास्टुला अवस्था। यानी कि मोरुला अवस्था सॉलिड होता है, ब्लास्टुला अवस्था हालो यानी खोखला होता है। इसके बाद आ जाता है गैस्टुला अवस्था, जिसे हम जी से कहते हैं। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। गैस्टुला के लिए हम फिर से बताते हैं। गैस्टुला में क्या होता है, जैसे ये है, इस तरह से कोशिकाएं सब एक तरफ किनारे रहती हैं, ये एक तरफ सभी एक किनारे किनारे की दीवार है, एक तरफ कोशिकाएं सब इकट्ठा हो जाती हैं। ये गैस्टुला में होता क्या है कि इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ता है, इनवेजिनेशन इसको कहते हैं। जैसे ये फिर से बता दूँ मैं, यहाँ से ये ऐसे होता है, अंदर मुड़ता है, इसे बोलते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन की प्रक्रिया, यानी कि ये अंदर ये गैस्टुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर से मेम्ब्रेन, इधर दोनों तरफ से मेम्ब्रेन ऐसे बढ़ती है, ये अंदर घुसती चली जाती है, इसी को बोलते हैं इनवेजिनेशन। यही होता है, इसी को गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। ये अंदर बढ़ते 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 ये ऐसे हो जाता है पूरा। अब ये हो जाता है ब्लास्टुला डबल स्टेज, ये ट्रिपल स्टेज हो जाता है। इसके अंदर की जो इस स्थान ये खाली है, इसमें मेसोडर्म बढ़ता है। ये हो जाता है एक्टोडर्म, ये हो जाता है एंडोडर्म, और बीच वाली स्थान दोनों से बन करके एक्टोडर्म से ये आ जाता है, मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, ये हो जाता है ट्रिपल लेयर। कितना? 3 लेयर का हो जाता है। तो इसी से फिर 3 लेयर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं से शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है, अंग विकसित होते हैं। अब अंग विकास देख लीजिए। गैस्टुला भवन से भ्रूण की लंब अक्ष तथा द्विपार्श्वीय सम्मति, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मतलब जैसे हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, अगर सर से लेकर के पैर तक सीधे 2 हिस्सों में काट कर बांटा जाए तो एक तरफ एक आँख, एक तरफ एक हाथ, एक पैर, ठीक है, इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो गैस्टुला भवन से ही एक लंबवत अक्ष, लंबा अक्ष बन और द्विपार्श्विक सम्मित की स्थापना हो जाती है तथा प्रारंभिक अंकुरण स्तर। प्रारंभिक अंकुरण स्तर मतलब वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसी को प्रारंभिक अंकुरण स्तर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से सभी अंगों का विकास होता है। की स्थापना से भ्रूण में अंग विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मेसोडर्मी कोशिकाएं चारों ओर जनिक बिंब से आगे बढ़कर बाह्य भ्रूणी मेसोडर्म से मिल जाती हैं। कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्य घुंडी, जो प्रिमिटिव नोड होता है, कि आगे प्रीकॉर्डल प्लेट नाम का एक छोटा सा पिंड बनाती हैं। अन्य मेसोडर्मी कोशिकाएं इस प्लेट के आगे एक नालवत नोटोकार्डल प्रोसेस बनाती हैं। कुछ मेसोडर्मी कोशिकाएं आद्य रेखा, जिसे प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलते हैं, के पश्च सिरे पर भी एक पुच्छीय पिंड बनाती हैं। धीरे धीरे आद्य रेखा जो प्रिमिटिव स्ट्रिक होती है समाप्त होने लगती है, पृष्ठरज्जु प्रवर्ध और ठोस पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड में बदल जाता है। नोटोकार्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। अब एक्टोडर्म के आगे की ओर प्रीकॉर्डल प्लेट के निकट तथा पीछे की ओर आद्य रेखा के पीछे एक छिछले गर्त बन जाते हैं। इन गर्तों की एक्टोडर्म में नीचे स्थित एंडोडर्म से समेकित मतलब फ्यूज होकर के आगे की ओर मुख ग्रासन कला, आगे की ओर जो बनता है वो मुख बनता है, मुंह,
मुखग्रासन कला, जिसे हम बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मुख आप खोलिएंगे तो जो स्पेस था वो बक्कोफेरेंजियल होता है, वो मेम्ब्रेन बन जाती है। तथा पीछे की अवस्कर कला, अवस्कर कला जिसे एनस होता है, जिसे मल बाहर निकलता है। अवस्कर उन जंतुओं का, एनस और अवस्कर में अंतर ये है कि एनस सिर्फ मल के लिए होता है, यूरिन पास के लिए यूरिन पास के लिए दूसरा रास्ता होता है। लेकिन अवस्कर जैसे मेढक है, इसका उदाहरण मेढक है, मेढक में एनस नहीं अवस्कर होता है, क्योंकि इसी द्वार से मूत्र और मल दोनों निकलते हैं। जिस द्वार से मूत्र और मल दोनों का रास्ता बना हो उसे अवस्कर कहते हैं, और एनस में सिर्फ मल का रास्ता होता है, मल निकलने का रास्ता, यूरिन के लिए दूसरा रास्ता होता है। तो अवस्कर कला बना लेती है। अवस्कर कला के बनते ही पीत कोष जो योग सहायक होता है कि दीवार का एक खोखला प्रवर्ध, प्रवर्ध मतलब अंगुली जैसा बाहर निकला हुआ एक छोटी सी संरचना, संयोजी वृंत, संयोजी वृंत वह वृंत होता है जो यूट्रस के एक स्थान से डेवलपिंग एम्ब्रियो को कनेक्ट किए रहता है, में फैलने लगता है। इसी प्रवर्ध को अपरा पोषिका अर्थात एलेंटॉइस कहते हैं। जो अपरा पोषिका एलेंटॉइस और योग सहायक से मिल करके अम्बिलाइकल कार्ड बनता है, जिसे नाड़ बोलते हैं। बच्चे का जो पोषण होता है इसी नाड़ के माध्यम से, अम्बिलाइकल कार्ड से, माँ के ब्लड से डायरेक्ट बच्चे को होता रहता है। अब सगर्भता एवं अपरा को आंवल भी बोलते हैं और इंग्लिश में प्लासेंटा कहते हैं। उसका निर्माण कैसे होता है? प्रेगनेंसी यानी सगर्भता। तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण प्राथमिक रसांकुरों द्वारा ही होता है। समझ गए ना? तीसरे सप्ताह के प्रारंभ में, तीसरे सप्ताह 7वें 8वें दिन में तो उसका इम्प्लांटेशन होता है। पहले हफ्ता तो इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद दूसरा और तीसरे हफ्ते में जब पहुंचता है, जहां पर गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाता है, तो प्रारंभ में माता के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण प्राथमिक रसांकुर, इसी प्राथमिक रसांकुर जो रसांकुर विलाई मतलब अंगुली जैसे बाहर निकले हुए संरचना, जो कि मदर के बॉडी से मजबूती के साथ जकड़ लेते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसा कि प्रत्येक प्राथमिक रसांकुर में सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट से ढका कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट का एक प्रवर्ध होता है, जिसके बाद कोशिकी ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्ध में कोरियान की मेसोडर्मिक कोशिकाएं घुस जाती हैं। कोरियानिक विलाई जो अंदर माँ के गर्भ की दीवालों से जो कोशिकाएं, जो संरचना यूट्रस गर्भाशय की दीवार से अटैच होती है, मजबूती से जुड़ती हैं, वो कोरियान होती हैं। क्या होती हैं वो? उसे हम कोरियान कहते हैं। और कोरियानिक विलाई, यही रसांकुर जो होते हैं कोरियानिक विलाई होते हैं। अब रसांकुरों को द्वितीयक रसांकुर कहते हैं। तीसरे सप्ताह के अंत तक मेसोडर्मिक कोशिकाओं से रुधिर केशिकाएं, कोशिका नहीं रुधिर, ब्लड कैपिलरीज, वो छोटी छोटी पतली बाल जैसी नलिकाएं जिसमें ब्लड बहता है, चलता है, परिसंचरित होता है, उसे रुधिर केशिका कहते हैं। उनका विकास हो जाता है। अब रसांकुरों को अब तृतीयक रसांकुर कहते हैं। कोरियान तथा संयोजक वृंत में भी ऐसी ही रुधिर केशिकाएं बन जाती हैं। बाद में इन कोशिकाओं का भ्रूण के परिसंचरण तंत्र से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार प्लासेंटा का निर्माण पूरा हो जाता है। संयोजक वृंत सकरा हो जाता है और नाभि रज्जु अम्बिलाइकल कार्ड बन जाता है। जिसे नाभि रज्जु या जिसे नाड़ बोलते हैं इंग्लिश में, अम्बिलाइकल कार्ड ये बन जाता है। अपरा या आंवल से 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। 2 स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं और 2 प्रोटीन हार्मोन होते हैं। अब 2 स्टेरॉयड हार्मोन कौन से हैं? स्टेरॉयडियल एंड प्रोजेस्टेरॉन। तथा 2 प्रोटीन हार्मोन कौन होते हैं? मानव कोरियानिल गोनेडोट्रोपिन, जिसे शॉर्ट में HCG कहते हैं। यही हार्मोन है जिससे कि प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। दूसरा होता है मानव आंवली सोमैटोमेमोट्रोपिन, जिसे ह्यूमन प्लासेंटल सोमैटोमेमोट्रोपिन या शॉर्ट में HPS कहते हैं, उसका श्रावण होता है। 2 स्टेरॉयडल हार्मोन जिसे स्टेरॉयडल, 2 स्टेरॉयड हार्मोन जिसे स्टेरॉयडल और प्रोजेस्टेरॉन, और 2 प्रोटीन हार्मोन HCG एंड HPS होते हैं, उनका श्रावण होता है। किससे? प्लासेंटा से। याद रहे, प्लासेंटा से ये 4 हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। प्रारंभिक आंवल से जो HCG है, कोरियानिल गोनेडोट्रोपिन, इतना अधिक स्रावित होता है शुरुआत में कि गर्भधारण के लगभग 2 सप्ताह बाद से ही इसकी काफ़ी मात्रा माता के मूत्र में उत्सर्जित होने लगती है। इसी से गर्भाधान की जांच की जाती है। हमने बताया कि HCG जो प्रेगनेंसी किट आती है जांच के लिए, इसी हार्मोन की जांच करता है। यदि ये हार्मोन यूरिन में उपस्थित है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, और नहीं तो नेगेटिव। यह कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि
यह जो एचसीजी है कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि और इसकी श्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक, कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम वह संरचना है जब ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, जिस थैली से ओवुलेशन निकलता है उसे कार्पस ल्यूटियम बंद करते हैं। वो बाद में के पीला येलोविश कलर का कार्पस ल्यूटियम करते हैं। ठीक है, तो और यह होता कहाँ है? ओवरी में। ओवरी में ओवुलेशन हो जाता है और वो थैली जो होती है वो ग्राफियन फाल्किल कहते हैं। ये येलोविश स्पॉट बचा रहता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। बाद में यही जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बाद में ये एल्बिकेंस के रूप में पीला सा बन जाता है और फिर अंततः ये समाप्त हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम ओवरी में होता है और यह भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, जिससे 2-3 हार्मोन निकलते हैं। कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि और इसकी मानव श्रावण क्रिया को करता है, सक्रिय करता है। यही गर्भाशय की दीवार के इसकी श्रावण क्रिया को प्रेरित करता है। इसी के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम, जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से? एचसीजी के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीशन करता है, क्या स्रावित करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा रिलैक्सिन हार्मोन। याद रहे 3 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है, श्रावण सक्रिय श्रावण करता रहता है कार्पस ल्यूटियम इन हार्मोनों का। यही गर्भाशय की दीवार के संकुचन को रोककर गर्भ की सुरक्षा करता है। विशेष रूप से ये जो गर्भ की सुरक्षा है, गर्भाशय की दीवार को गर्भ की सुरक्षा करता है, इस कार्य में विशेष रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही है जो एबार्सन होने से, भ्रूण के एबार्सन होने से बचाता है, भ्रूण को नष्ट होने से बचाता है, उसको यूट्रस में, गर्भाशय में मजबूती के साथ अटैच किए रहता है, उसका विकास करता है और सुरक्षित किए रहता है। ठीक, इसीलिए गर्भधारण के बाद लगभग 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का सक्रिय रहना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि गर्भधारण को यही सुरक्षित करता है, एबार्सन नहीं होने देता। यदि इस दौरान अंडाशय को काट कर हटा दें तो क्या होगा? गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय में ही कार्पस ल्यूटियम होता है और वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का स्रावण होता है जो गर्भ को सुरक्षित बचाए रहता है, उसका विकास करता है। यदि अंडाशय हट जाएगा, ओवरी हट जाएगी, काट कर हट जाएगा, जिसे इंग्लिश में ओवरेक्टोमी कहते हैं। ओवरेक्टोमी मतलब अंडाशय का काट कर हटा देना, तो गर्भपात होना पक्का है, क्योंकि यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर नहीं मिल पाएगा। लेकिन लगभग 6 सप्ताह के गर्भकाल के बाद यही आंवल का जो कार्य है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण करना, 6 सप्ताह के बाद आंवल प्लासेंटा से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की इतनी मात्रा स्रावित होने लगती है कि गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती है। मतलब 6 सप्ताह तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण कार्पस ल्यूटियम की होती है, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीशन करता है और 6 सप्ताह के बाद फिर जब प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, अपरा या आंवल प्लासेंटा डेवलप हो जाता है, तो वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण प्लासेंटा द्वारा होने लगता है। तो यदि 6 सप्ताह के बाद यदि ओवरी को काट कर निकाला जाए तो गर्भपात नहीं होगा, क्योंकि अब वह काम प्लासेंटा के द्वारा खुद होने लगा है, प्रोजेस्टेरॉन खुद उससे स्रावित होने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्पस ल्यूटियम अब बेकार हो गया, अनावश्यक तो रहता है, यानी कि अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ न कुछ हार्मोन की थोड़ी न थोड़ी मात्रा स्रावित होती रहती है। यह शिशु जन्म के पहले तक बना रहता है। कार्पस ल्यूटियम अनावश्यक रूप से पड़ा रहता है, लेकिन शिशु के जन्म होने तक पार्टरीशन मतलब यूट्रस से अटैच खत्म कर दे, यूट्रस से जो जुड़ाव है प्लासेंटा का, उसको तोड़ करके, उसको खंडित करके बाहर निकलना, जिसे प्रसव बोलते हैं, लेबर या डिलीवरी क्योंकि इस कार्य के लिए कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण करता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम है कि रिलैक्स करना, मसल, प्यूबिक लिगामेंट, पेल्विक गर्डिल, ये सब रिलैक्स करता है, ढीला शिथिल करता है, ताकि स्पेस हो सके, डिलीवरी के समय स्पेस बन सके और लेबर आसानी से हो सके। अब एक दूसरा हार्मोन है, मानव आवली सोमैटोमाइमोट्रोपिन, जिसे HPS60 बोलते हैं, जिसे पहले आंवली लैक्टोजन, प्लासेंटल लैक्टोजन के रूप में जाना जाता था।
माता के शरीर में पहुंचकर वृद्धि हार्मोन का काम करता है। यह दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है। जो मेमोरी ग्लैंड है उनको भी वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो इसका यह काम है। इसको आप लोग देख लिए। अब थोड़ा थोड़ा और जो चीज़ आपने पढ़ लिया है पहले से, तीसरे से 8वें सप्ताह की विकास की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। भ्रूण विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास काल। भ्रूण विकास काल क्या है? भ्रूणी विकास तीसरे से 8वें सप्ताह की भ्रूण विकास, तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। कौन सा समय? तीसरे से 8वें सप्ताह। मैं सप्ताह बोल रहा हूँ, महीना नहीं। तीसरे से 8वें सप्ताह यानी कि 2 महीने तक। ठीक है, यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। इसमें प्रारंभिक अंकुरण स्तरों से सभी अंग तंत्रों के विकास के लिए आवश्यक ऊतकों का विभेदीकरण होकर विभिन्न तंत्रों का स्थापना हो जाती है। ऊतकों का विभेदीकरण मतलब इसी समय ये डिसाइड हो जाता है कि किस टिश्यू से, किस ऊतक से आंखें बनेंगी, किस ऊतक से हृदय बनेगा, किस से मस्तिष्क बनेगा, किस से त्वचा बनेगी। यही बंटवारा हो जाता है। और विभिन्न तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, इन तंत्रों का स्थापना हो जाती है। कब होती है? तीसरे से 8वें सप्ताह के बीच में। और क्योंकि इसी को भ्रूण विकास काल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं। अब एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों ने एक्टोडर्म का भविष्य, मेसोडर्म का भविष्य और एंडोडर्म का भविष्य पढ़ लिया है। फिर भी थोड़ा सा कौन कौन सी रचनाएं इससे उत्पन्न होती हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से व्युत्पन्न रचनाएं। तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में नोटोकार्ड तथा प्रीकार्डर प्लेट के ऊपर की एक्टोडर्म मोटी होकर एक तंत्रकीय प्लेट, न्यूरल प्लेट में विभाजित हो जाती है, विभेदित हो जाती है, अलग हो जाती है। सप्ताह के समाप्त होते होते तंत्रकीय प्लेट के पार्श्वीय किनारे उठकर मध्य रेखा में जुड़ जाते हैं, जिससे यह प्लेट एक तंत्रकीय नाल बन जाती है। धीरे धीरे इस नाल के अग्रभाग से मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, एक्टोडर्म से मस्तिष्क तथा शेष भाग से स्पाइनल कॉर्ड का विकास हो जाता है। शेष एक्टोडर्म से धीरे धीरे कौन कौन से अंग बनते हैं? देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के चारों तरफ, एक तो बीच में रीढ़ रज्जु, रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों रीढ़ हड्डी के चारों तरफ मतलब 20-20 से दोनों तरफ, पीठ के दोनों साइड में, दाएं बाएं दोनों साइड में बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कानों का विकास होता है, नेत्रों, आँखों का विकास होता है। नसिका की संवेदी पिथलियाँ, जो हमारी नाक के अंदर संवेदी पिथलियाँ में, जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं। उपचर्म, हमारी त्वचा के नीचे की जो एक हाइपोडर्मिस होती है, उपचर्म। रोम, बाल का विकास होता है। नाखून, त्वचा ग्रंथियाँ, त्वचा की ग्रंथियाँ जैसे पसीने की ग्रंथियाँ और तैलीय ग्रंथियाँ, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है। पीयूष अर्थात पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। दांत का इनेमल सबसे कठोरतम पार्ट ऑफ बॉडी, दांतों का इनेमल का विकास होता है किससे? एक्टोडर्म से। अब मेसोडर्म से कौन कौन सी रचनाएं व्युत्पन्न होती हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ मेसोडर्म। प्रारंभ में मेसोडर्म मध्य रेखा की स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। स्क्लेरोटोम की कोशिकाएं पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो सोमाइट्स बनते हैं, देहखंड, ठीक है, पारेक्सियल मेसोडर्म के छोटे छोटे जोड़ीदार खंडों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें देहखंड सोमाइट्स कहते हैं। चौथे सप्ताह में यही देहखंड, प्रत्येक देहखंड 3 भागों में विभेदित हो जाता है, जिससे स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। इसलिए मैं दोहरा दिया हूँ। अब स्क्लेरोटोम से, मायोटोम से, डर्मेटोम से क्या क्या बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। पृष्ठ रज्जु, स्क्लेरोटोम की कोशिकाएं पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकार्ड तथा मेरु रज्जु अर्थात सुषुम्ना, स्पाइनल कार्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है के अंदर स्पाइनल कार्ड होता है, जो पूरा मिलकर के नोटोकार्ड बनता है, के चारों ओर एकत्रित होकर कशेरिकाओं, वर्टिब्री का निर्माण करती हैं। जो हमारे हड्डियों चारों ओर से हड्डियाँ होती है, छोटी छोटी वर्टिब्री, कशेरुका जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण स्क्लेरोटोम से होता है। मायोटोम की कोशिकाओं से पीठ की खंडी पेशियाँ तथा डर्मेटोम से त्वचा का निर्माण होता है। डर्मेटोम से पूरी स्किन बनती है, त्वचा बनती है, और मायोटोम से पेशियाँ, जो हमारे पीठ से पेट को चारों तरफ जो पेशियाँ, मसल पेशियाँ हैं, वो बनती हैं। दोनों ओर की मध्यवर्ती मेसोडर्म का मूत्रोजनन तंत्र के विभिन्न भागों की उत्पत्ति के लिए विभेदीकरण होता है। दोनों ओर की
मध्यवर्ती मेसोडर्म का मूत्रोजनन तंत्र के विभिन्न भागों की उत्पत्ति के लिए विभेदीकरण होता है। ठीक, प्रत्येक ओर की पार्श्व प्लेट मेसोडर्म 2 परतों में बढ़ जाती है। एक्टोडर्म की ओर भित्तीय परत तथा एंडोडर्म की ओर अंतरांगी परत। भित्तीय मेसोडर्म एक्टोडर्म से मिलकर शरीर के अधर एवं पार्श्व भागों की त्वचा बनाती हैं। अंतरांगी मेसोडर्म अंतरांगों के आवरण की बाहरी कला तथा एंडोडर्म से मिलकर आहार नाल की दीवार बनाती हैं। अब संक्षेप में समझ लीजिए मेसोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं। मेसोडर्म के सारे अवलंबन सपोर्टिंग टिश्यू जितने हैं वो बनते हैं, जिसमें संयोजी ऊतक आ जाता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक ब्लड भी होता है। उपास्थियाँ आ जाती हैं जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। अस्थियाँ, हड्डियाँ, तो अस्थि, उपास्थि, संयोजी ऊतक ये मेसोडर्म से बनते हैं। ये सब सभी सहारे सपोर्टिंग ऊतक होते हैं। हड्डियाँ देखो हमारे शरीर को पूरा सहारा देती है। उपास्थि भी है, उपास्थि कार्टिलेज, ये कान का ये पिन्ना है, नाक है, ये उपास्थि की बनी होती है। बाकी हड्डियाँ तो आप लोग समझते हैं जिसे बोन बोलते हैं। मांसपेशियाँ मेसोडर्म से बनती हैं। रुधिर केशिकाएँ ब्लड कैपिलरी मेसोडर्म से बनती हैं। हृदय हार्ट खुद मेसोडर्म से बनता है। रुधिर ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब मेसोडर्म से बनते हैं। रुधिर तथा लसिका वाहिनियों की दीवार, रुधिर तथा लसिका वाहिनियों की जो दीवारें होती हैं वो मेसोडर्म से बनती हैं। वृक्क अर्थात किडनी, गुर्दा मेसोडर्म से बनते हैं। जनद, जो जनन अंग होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी तथा इनकी वाहिनियाँ, उनके जो जनन वाहिनियाँ होती हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं। प्लीहा स्प्लीन, जिसे ब्लड बैंक बोलते हैं, इस ब्लड बैंक, प्लीहा स्प्लीन, इसे तिल्ली भी बोलते हैं, ये भी मेसोडर्म से बनता है। अधवृक्क ग्रंथियाँ, एड्रिनल ग्लैंड के वल्कलीय भाग, एड्रिनल ग्लैंड का वल्कलीय भाग यानी कि कॉर्टेक्स, इसी से बनता है। ठीक, मेसोडर्म से। एंडोडर्म से भी उत्पन्न रचनाएं कौन कौन सी हैं। एंडोडर्म से मुख्यतः पाचन तंत्र के अंगों, ठीक, एंडोडर्म से कौन कौन से अंग, पाचन तंत्र के अंगों, आहार नाल की भीतरी दीवार, जितनी पाचक ग्रंथियां हैं, लीवर है, अग्नाशय, अग्नाशय भी एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है। लीवर, यकृत, फेफड़े की भीतरी दीवार, श्वास नलिकाएँ, जो ट्रेकिया वगैरह होती हैं, श्वास नलिकाएँ, ये सब एंडोडर्म से बन। थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड एंडोडर्म से बनते हैं। आहार नाल की उत्पत्ति लंब अक्ष पर भ्रूण की वलन तथा भ्रूण की अग्र तथा पश्च भाग कुंडलन पर निर्भर होती है। ठीक है, तो ये पीत कोश से जोड़ने वाला चौड़ा भाग अत्यधिक सक्रिय नाल, पीत नाल, जिसे वाटरलिन डक्ट के रूप में जाना जाता है, ये सब इसी से बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से देखिए कैसे एंडोडर्म का, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये सब बन रहे हैं। उनका वलन फोल्डन होता है, उनसे विभिन्न विभिन्न की रचनाएं होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक फिगर मैं बता दूं आपको, जैसे कि डी सबसे विकसित है, एलेंटॉइस, ये देख रहे हैं एलेंटॉइस, और वाइटलिन डक्ट होता है, ये योगसैक, योगसैक ये पूरा क्या है, पोषक का काम करता है। भ्रूण को शुरुआत में ये पोषण यही करता है, बाद में अम्बिलाइकल कार्ड डेवलप होता है, तो योगसैक ये पोषण का काम करता है। एलेंटॉइस और योगसैक, वाटरलिन डक्ट, ये मिल करके अम्बिलाइकल कार्ड बनाते हैं। मिडगट, लीवर बड, यहाँ लीवर बड डेवलप हो रहा है। लंग बड, लंग फेफड़े की कली विकसित हो रही है। तो बैकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, इस तरह से ये धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। ठीक है, तीसरे माह से जन्म तक का विकास, ये देख लीजिए। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। देखिए, ये तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल, फीटल पीरियड कहते हैं। ठीक, आंवल वृद्धि, आंवल मतलब प्लासेंटा, ये प्लासेंटा देखो, ये है, ये देख लो ना, ये जितना काला काला ये पोर्शन है, ये मैं घेर दे रहा हूँ, ये अंदर, ये इसके अंदर का भाग ये क्या है, प्लासेंटा होता है, ये जो कि ये मदर के यूट्रस है, ये बच्चेदानी गर्भाशय, इसी गहराई से अटैच जुड़ जाता है, बहुत ही मजबूती के साथ अटैच हो जाता है ब्लड इसी के माध्यम से होते हुए। और ये अम्बिलाइकल कार्ड देखो, ये अम्बिलाइकल कार्ड है,
बच्चे को सीधे पोषण करता है, न्यूट्रिशन करता है। यहाँ से देखो यही है संयोजक ग्रंथु, ये संयोजक ग्रंथु यहाँ से अटैच रहता है, ठीक। और ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये जो डेवलपिंग बेबी है, किनारे तरफ ये एक लाइन मेम्ब्रेन है जिसे अमनियान बोलते हैं, अमनियाटिक मेम्ब्रेन है ये अमनियाटिक मेम्ब्रेन, अभी फिगर के माध्यम से और स्पष्ट बताएंगे। और अंदर जो है अमनियाटिक फ्लूइड है, ये अमनियाटिक फ्लूइड देखिए यहाँ दिख रहा है, अंदर अमनियाटिक फ्लूइड में पूरा बेबी ये डेवलप कर रहा है। किनारे किनारे ये जिस मेम्ब्रेन से गिरा है उसे अमनियान बोलते हैं, और उसके अंदर के फ्लूइड को, तरल द्रव को अमनियाटिक फ्लूइड बोलते हैं। यह इसको धक्के से सुरक्षा पहुंचाता है, ठीक है। आगे डिटेल में और बताएंगे। तो तीसरे माह से जन्म तक का जो विकास होता है उसमें प्लासेंटा वृद्धि करता रहता है। इसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन और शरीर की वृद्धि होती है। तीसरे महीने में चेहरे की आकृति स्पष्ट होने लगती है। नेत्र पार्श्वों से अधर तल की ओर खिसक जाते हैं। पहले नेत्र क्या होते हैं, पास साइड में होते हैं, फिर धीरे अधर तल यानी कि सामने आ जाते हैं। तथा पाद जो पैर होते हैं, हाथ पैर, वो स्पष्ट दिखने लगते हैं। हड्डियों के निर्माण केंद्र स्थापित हो जाते हैं। बाह्य जननांग इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि भ्रूण के लिंग, सेक्स की पहचान की जा सकती है। यानी कि तीसरे महीने में कौन सा बेबी मेल है या फीमेल, इसकी पहचान की जा सकती है। पाँचवें तथा छठे महीने में भ्रूण की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, बड़ी तेज़ी से भ्रूण की लंबाई में वृद्धि होती है, और यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा नवजात शिशु से आधा 15 सेंटीमीटर लंबा तथा भार में लगभग 500 ग्राम का हो जाता है। पाँचवें छठे हफ्ते में वजन एम्ब्रियो का 500 ग्राम और लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर हो जाती है। बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है। इसके बाद इसका भार काफ़ी बढ़ता है। इसकी त्वचा लाल हो जाती है। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है, श्वसन तंत्रों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा विकास अभी तक नहीं होता, परंतु अन्य तंत्र पूर्ण विकसित और पूर्ण रूपेण क्रियाशील हो जाते हैं। केवल क्या क्या नहीं विकसित हुआ रहता, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं हुआ रहता। इसके बाद जन्म तक भ्रूण की आकृति धीरे धीरे शिशु जैसी होती जाती है। पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग हो जाती हैं, जो पहले चिपकी रहती हैं, बरौनियाँ बन जाती हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन, ये देखिए ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आदर्श रूप से, ये आदर्श मतलब एवरेज एक माना गया है, किसी में ज़्यादा भी, आदर्श रूप से 266 या अधिकतम 280 दिन भी हो सकता है। आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह बाद होता है। यानी कि इतना कंप्लीट गर्भकाल जो पीरियड है, गर्भावस्था, वो 266 दिन या 38 सप्ताह ही होता है। इसके बाद ही जन्म होता है। ये आदर्श समय है। किसी किसी भी इससे कम समय में जन्म हो जाता है, और किसी किसी में जो प्रसव है वो इससे ज़्यादा समय लेता है। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, ठीक। अब ये अगला चैप्टर है प्रसव, लेबर, जिसमें डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी, जन्म होता है। इसको अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में समाप्त कर देंगे, और पूरा का पूरा मानव जन्म चैप्टर इसी टॉपिक से समाप्त हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये है पूरा का पूरा ये यूट्रस के अंदर ये बेबी पल रहा है, और देखिए ये जो लाल सी रचना दिख रही है, यही है प्लासेंटा, और बीच में धागे जैसे जो कनेक्ट कर रहा है ये है अम्बिलाइकल कार्ड, ठीक है। इसी को बड़ा करके दिखाया गया, ये पूरे संरचना को बड़ा करके दिखाया गया है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये देखिए कैसे ये बना है अम्बिलाइकल कार्ड। ये होता है अम्बिलाइकल कार्ड, ये पूरा, जो कि बेबी को, फीटल यानी शिशु को ब्लड की सप्लाई करता है। इसी के माध्यम से माँ के ब्लड के माध्यम से जो भोजन करती हैं, वो इस ब्लड में पौष्टिक पदार्थों, पौष्टिक तत्वों का सीधे बेबी को पहुंचता रहता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा ये जो है
यूट्रस का मसल है, ये पूरी गर्भाशय की दीवार। और इसमें ये पूरा कैसे देखें, ये पूरा गहराई से ये जुड़ गए हैं, ये ऐसे प्रवर्ध के रूप में। ये देखिए ये पूरी रक्तवाहिनियाँ, ठीक है। तो ये मैटरनल ब्लड यहाँ पे और इंटरविलस स्पेस बीच में रहता है। इस तरह से जॉइंट रहते हैं और धीरे इसी के सहारे बच्चे का विकास होता है। एक यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा और स्पष्ट, ये देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एमनियन क्या है। एमनियन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक मिनट, ये जैसे ये देखो, ये पूरा बेबी, ये पूरा भ्रूण है। यह जो नीले रंग का है यह है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड द्रव। और ये इसके किनारे जो लाइन है इसे बोलते हैं एमनियन। एमनियन एक मेम्ब्रेन है, इस एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड के बीचों बीच ये बेबी भ्रूण एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है। यह जो है कि बच्चे को शॉक, धक्के से बचाने का काम करता है, ठीक। यहाँ पर अम्बिलाइकल कार्ड, ये देखो, ये अम्बिलाइकल कार्ड बनता है योग सैक से और एलेंटॉइस से। ये एलेंटॉइस योग सैक और रक्तवाहिनियाँ जिसमें धमनी और शिराएँ, ठीक है, ये मिल करके अम्बिलाइकल कार्ड बनता है जिसे नाड़ बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो किनारे किनारे ये रचना है, ये पूरा प्लासेंटा, ये विलाई होती है, इसे बोलते हैं कोरियानिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियानिक विलाई, जो मदर के यूट्रस से फॉर्मली, मजबूती, दृढ़ता के साथ जुड़ जाते हैं। वह विलाई मतलब अंगुली जैसे निकले हुए मांसपेशियों में अंगुली जैसे निकले हुए संरचना जो कि यूट्रस की दीवारों में अंदर धंस जाते हैं, इसे बोलते हैं कोरियानिक विलाई, ठीक है। उसके बाद कोरियानिक विलाई, यानी कोरियानिक विलाई में पूरा बेबी अंदर रहता है और उसके अंदर जो द्रव है वो एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, एज द एमनियन डेवलप्स इट सराउंड द एम्ब्रियो। एमनियन जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो को सराउंड, चारों तरफ से घेर लेता है। एंड द अम्बिलाइकल कार्ड बिगिंस टू फार्म फ्रॉम स्ट्रक्चर इन द कनेक्टिंग स्ट्रक। ये अम्बिलाइकल कार्ड हमने इसको बता दिया। यहाँ पर देखिए ये पूरा है, ये एमनियन, ये पूरा जो है कोरियानिक विलाई। ये कोरियानिक विलाई देखो कैसे कैसे ये पूरा है, ठीक है। ये कोरियानिक विलाई पूरे यूट्रस में। मैटरनल ब्लड, ये देखिए मैटरनल ब्लड है यहाँ पे। ये एक नीले रंग से वेंस और लाल रंग से जो कि आर्टरी, धमनी जिसे बोलते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट ये बच्चे को पोषण होता है और ये सीधे इन ब्लड से जुड़ी रहती हैं यहाँ से, और ये अम्बिलाइकल कार्ड से होती है, सीधे बेबी को पोषित होता रहता है, करता रहता है। वही फिगर यहाँ भी है, एमनियन, ये ठीक है। एमनियन यानी कि मेम्ब्रेन है और अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। ये बच्चे का इंटेस्टाइन, भ्रूण का इंटेस्टाइन, अम्बिलाइकल कार्ड और ये अम्बिलाइकल वेसल जिसे योग सैक भी बोलते हैं, ठीक है। एमनियोटिक सैक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक, चूँकि सैक होता है इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड भी भरा रहता है। अब ये कोरियानिक कैविटी, ये पूरा जो इसे घिरा है, ये पूरा कोरियान से घिरा रहता है। ये पूरा प्लासेंटा के टाइप हैं प्लासेंटा के विभिन्न संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं। एमनियन, कोरियान, एलेंटॉइस, योग सैक, 4 होते हैं प्लासेंटा की संरचना में, 4 होते हैं। एमनियन, कोरियान जो मदर्स के बॉडी से अटैच रहता है, कोरियान, उसके अंदर होता है एमनियन मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, बीच में भ्रूण एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है, और फिर एक साइड से एलेंटॉइस होता है, एलेंटॉइक, और फिर होता है योग सैक। यहाँ पर देखिए अपरा, वही चीज़ दिखाया गया है, गर्भनाल की धमनियाँ। अब देखो अपरा का काम क्या है, शिशु तक पोषक तत्वों ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। प्लासेंटा का क्या काम है, डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। शिशु से अपशिष्ट, अब उसके बाद अपशिष्ट जो हानिकारक पदार्थ, जो मल मूत्र बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ
जो यूज नहीं होता, शिशु से अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को का बाहर प्रवाह करता है, यानी कि शिशु तक पोषण पहुंचाता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बदले में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उसको बाहर निकालता है। ये किसका काम है? अपर आंवल यानी कि प्लासेंटा का कार्य है। अब डिटेल में देख लीजिए प्लासेंटल फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा आर द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमने बता दिया, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र करता है कहाँ से? मदर टू बेबी, एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। वेस्ट प्रोडक्ट किधर से करेगा? बेबी टू मदर। इन दिस रेस्पेक्ट इट एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग फंक्शन। रेस्पिरेटरी, श्वसन क्रिया में काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है। तो रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया में होगा। एक्सक्रीटरी में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालता है, तो एक्सक्रीटरी का भी काम हो गया, यानी कि श्वसन कार्य करता है, उत्सर्जन कार्य करता है और न्यूट्रिटिव काम करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है। तो क्या उनका काम हो गया? न्यूट्रिटिव यानी कि पोषण कार्य। तो पोषण कार्य, श्वसन कार्य और उत्सर्जन कार्य ये प्रमुख फंक्शन है प्लासेंटा के। और क्या काम है? प्रोड्यूसर्स आर मेटाबोलाइज द हार्मोन एंड एंजाइम नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। बहुत सारे ऐसे हार्मोन और मेटाबोलाइज एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है या मेटाबोलाइज उसका उपापचय करता है, किसका? हार्मोन और एंजाइम का, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। बैरियर फंक्शन, बैरियर का काम करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ कुछ तत्व और बड़े बड़े तत्व जो कि बेबी के लिए नुकसान होते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, उनको रोकता है, अवरोधक का काम करता है। और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, जो इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल बहुत सारे जो इम्यून सेल्स होती हैं उसके डेवलप करने के लिए, उसमें क्रॉस ट्रांसफ्यूजन या एक मदर से बेबी तक पहुंचाने के लिए। एंजाइमेटिक फंक्शन क्या है? डाइएमिनो एक्साइड इनएक्टिवेट सर्कुलेटरी आर प्रेशर अमीन्स, ऑक्सीटोसिन न्यूट्रलाइज द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को न्यूट्रलाइज करता है। फास्फोलिपिड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, बस आपके लिए अपरा का कार्य यानी प्लासेंटा का कार्य याद रखना है। श्वसन कार्य करता है, उत्सर्जन कार्य करता है और पोषण का कार्य करता है। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है। दिस इज फीटो मैटरनल आर्गन। फीटो मैटरनल आर्गन माने शिशु और माता का संबंधित आर्गन है। फीटो मैटरनल आर्गन दोनों के बनता है, दोनों संरचनाओं से मिल करके बनता है प्लासेंटा। इट हैज़ टू कंपोनेंट। फीटल पार्ट क्या क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम कोरियानिक सैक, हमने बताया कोरियानिक सैक से डेवलप होता है। ये फीटल शिशु का पार्ट होता है, इसे कोरियान फ्रंडोस बोलते हैं। और मैटरनल पार्ट क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर डिसिडुअस बिसेलिस, ये मैटरनल पार्ट है, इसीलिए इसको बोला जाता है फेटो मैटरनल आर्गन प्लासेंटा को। द प्लासेंटा एंड द अम्बिलाइकल कार्ड आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लासेंटा और अम्बिलाइकल कार्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर सब्सटेंसेस बिटवीन मदर एंड फीटस, रिसर्च इन द अम्बिलाइकल कार्ड। यहाँ पर भी देखो दो फंक्शन और ज़्यादा हैं। इसे प्रोटेक्शन का काम ये ज़रूरी है, क्योंकि जो ये कोरियानिक अमनियाटिक फ्लूइड है ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, ये यहाँ मैं बना दूँ, ये प्रोटेक्शन का काम जो है, देखिए ये जो ब्लू फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, एमनियाटिक फ्लूइड, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। न्यूट्रिशन का काम होता है, पोषण होता है, ये हमने बता दिया। रेस्पिरेशन, श्वसन कार्य करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा जो बाहर निकलता है। और हार्मोन प्रोडक्शन कौन कौन से हार्मोन प्रोडक्शन करता है? आंवल प्लासेंटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये प्रोडक्शन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? प्लासेंटा का कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रेगनेंसी का पहला महीना ये होता है, पहले महीने में ये संरचना होती है, दूसरे में इस तरह से, तीसरे में ये संरचना, चौथे में ये, पाँचवें में इस तरह से। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। छठवें महीने में ये विकसित हो जाता है, सातवें में इतना विकास हो जाता है, आठवें में इतना विकसित हो जाता है, नौवें महीने में ये फिर घूम करके ये सर जो है नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि अब पार्टूरेशन ये लेबर प्रसव का टाइम हो चुका रहता है।
अब यहाँ पर कई हफ्तों में, हर हफ्ते में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको छोटा छोटा दिखाया गया है। इसको आप लोग अपने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये 5वें हफ्ते, ये कितने हैं, 5th वीक, 5th वीक। ये 5 हफ्ते का ये भ्रूण है, ये अभी डेवलप हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये थैली, ये पूरी थैली है, ये क्या है, यही है अमनियोटिक फ्लूइड, अमनियन। ये पूरी किनार, ये पूरी जो मेम्ब्रेन झिल्ली है इसे बोलते हैं अमनियन मेम्ब्रेन, अमनियोटिक मेम्ब्रेन। और यह इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। ये है योक सैक, ये क्या है, योक सैक, ठीक है। तो इस तरह से ये विकसित होते हैं। ये देखिए, ये है 7वें हफ्ते का, 7th वीक, ठीक है। इस तरह से ये अनेक स्टेज आते हैं। यहाँ देख लीजिए 7th वीक, ये भी 7th वीक का ही है। ये देखिए, ये पूरा जो है ये प्लासेंटा, ये क्या है, ये पूरा प्लासेंटा डेवलप हुआ। प्लासेंटा ये मदर बेबी से, मदर के यूट्रस से स्थापित हो प्लासेंटा। यहाँ से ये अम्बिलाइकल कार्ड, जिससे कि पोषण होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। ये योक सैक है, ठीक है। और ये देखिए आँखें, ये कान, ने ईयर, और ये हैंड। ये 7th वीक, 7वें हफ्ते का ये भ्रूण, ये भी देखिए 7वें हफ्ते का ही है। ये एमनियोटिक फ्लूइड, ये देखिए ये पूरा जो मेम्ब्रेन झिल्ली है एमनियन है। इसमें तरल द्रव क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। उस तरह से ये भी है, ये देखिए वही एमनियोटिक फ्लूइड में डेवलपिंग बेबी। ये जुड़वा बच्चे भी डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं। तो ये इस तरह से जुड़वा बच्चे भी एक ही साथ में अटैच रहते हैं उसे एमनियोटिक फ्लूइड में। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ मैंने इस फिगर को इसलिए ले लिया कि यहाँ पर देखो जो संयोजक वृंत होता है इसे प्लासेंटा बोलते हैं। ये प्लासेंटा, इसे संयोजक वृंतु, ये अम्बिलाइकल कार्ड बाद में बनता है, यही अम्बिलाइक यहीं से बनता है, संयोजक वृंतु है। ये पूरी यूट्रस बॉडी है, मदर की यूट्रस बॉडी। यहाँ से बाकी सब जगह से अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जुड़ा रहता है। यहीं से अम्बिलाइकल कार्ड ये सीधे पोषण, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है सीधे जो नाभि रज्जु या नाड़ इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये नाड़ यही बाद में काट करके अलग किया जाता है। तो ये प्लासेंटा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ कहीं कभी यहाँ हो जाता है, कभी कभी यहाँ डेवलप हो गया। पूरी यूट्रस में कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे जुड़ता ज़रूर है। तो ये यूट्रस, अम्बिलाइकल कार्ड, ये आपने देख लिया। यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब ये प्लासेंटा इस साइड में डेवलप हुआ है। प्लासेंटा देख ना, ये प्लासेंटा लाल रंग से, ये प्लासेंटा ये डेवलप हुआ है इस साइड में। तो पूरी यूट्रस में कहीं भी डेवलप हो सकता है। और ये अम्बिलाइकल कार्ड, ठीक, ये पूरा फीटस इन यूट्रो, यानी कि जो शिशु है वो यूट्रस छेदानी में किस तरह से पूरी तरह से डेवलप, 9th मंथ का फीटस, यूट्रस और सर्विक्स है, यूट्रस का माउथ इसे बोलते हैं, ठीक है। और बाद में ये वेजिना के थ्रू ये डिलीवरी, एबॉर्शन या प्रसव हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।